Hello everyone, welcome to my new channel Educator Stop. थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूं। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, यूनिट 1 सॉलिड स्टेट का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था। उसके बिहाफ पे एक दो क्वेश्चन भी करवाए थे, वो भी कंप्लीट हो गए थे लेक्चर 1 के पार्ट 2 के अंदर। आज अपन लेक्चर 2 शुरू करेंगे और लेक्चर 2 में सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए आज के सेशन को अपन शुरू करते हैं। आज के सेशन को शुरू करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ऊपर भी हेडिंग लगी हुई है, देखो यहाँ पर भी हेडिंग लगी हुई है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ये हेडिंग डाल ली है अपन ने। राइटिंग थोड़ी मेरी ख़राब है, मेरी राइटिंग पे नहीं जाए, मेरे काम पे जाएं, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, वही अपन दो पार्ट कर लेंगे, एक तरफ नोट्स कॉर्नर और एक तरफ एक्सप्लेनेशन कॉर्नर। तो चलिए दो पार्ट कर लेते हैं इस पेज के। इधर अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इधर अपन नोट्स लिखेंगे, जो कि आप नोट्स कॉपी में लिखोगे। इस साइड से आपको सिर्फ समझना है, इस साइड आपको नोट्स कॉपी के अंदर नोट्स लिखने हैं देख देख करके। चलिए अपन देखो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर, देखो सबसे पहले क्या होगा, छोटी सी बात देखिए, सॉलिड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सॉलिड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्रिस्टेलाइन सॉलिड, और सेकंड है नॉन क्रिस्टेलाइन सॉलिड। क्रिस्टेलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टेलाइन सॉलिड, ये किसके दो पार्ट में डिवाइड, सॉलिड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट तो अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड कह रहे हैं, दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कह रहे हैं। जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनको अमॉर्फस सॉलिड भी बोला जाता है, अमॉर्फस सॉलिड। और ये किसके बेस पे किया गया, इस चीज़ को आप समझें, ज्योमेट्री के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री these divided into two categories, one is crystalline solid and another is non crystalline solid, and non crystalline solid also known as amorphous solid। यानी ज्योमेट्री के बेस पे सॉलिड्स को अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इस बात को आप अच्छे से ध्यान देंगे। पहली चीज तो इसके बेस पे मैं एक लाइन लिख ही लेता हूँ यहाँ पर। ये अपना सेकंड नंबर का टॉपिक चल रहा है, आप लोग नोटबुक में हेडिंग डाल लें, सेकंड नंबर लिख करके टाइप्स ऑफ सॉलिड। इसमें मैं फर्स्ट लाइन लिख रहा हूँ, these are of two types, these are of two types on the basis of geometry। ज्योमेट्री के बेस में इनको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, वन बाय वन देखते जाएं इनको। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनको अमॉर्फस सॉलिड भी बोला जाता है। अमॉर्फस सॉलिड है। देखिए दो टाइप हो गया, अब आगे बात करेंगे अपन। आगे देखिए, मेरी अगर स्पीड पढ़ाने की कम है तो आप लेक्चर को 1.5 पे यूट्यूब पे लगा करके फिर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए आपने दो पार्ट देखे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अपन हेडिंग डालेंगे वापस से क्रिस्टलाइन सॉलिड की, मतलब अपना अब आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक्सप्लेन करेंगे, फिर नॉन क्रिस्टलाइन को करेंगे, और दोनों में साथ साथ थोड़ा थोड़ा कंपेरिजन भी करते रहेंगे, ताकि आगे मैं आपको जब दोबारा जब सेकंड टॉपिक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ाऊँ तो इतना इशू नहीं बने और आप अच्छे से सीख पाएँ चीज़ों को। तो हेडिंग डाल लेते हैं अपन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपने हेडिंग डाल ली है सब इसकी। चलिए तो अपन अब एक्सप्लेन करते हैं। देखो छोटी सी बात बता दूं मैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, ध्यान देना पॉइंट को, स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं। इन क्रिस्टल्स की क्या खास बात है, इन क्रिस्टल की डेफिनेट चीज़ों पे जाएं आप अच्छे से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं। इन क्रिस्टल की क्या खास बात है, इनकी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होती है। कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप से क्या मतलब है उसको एक बार आप देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप से क्या मीनिंग है उसको एक बार आप समझेंगे। जैसे मान लो मेरे पास सोडियम क्लोराइड का कोई क्रिस्टल है, तो उस सोडियम क्लोराइड का जो स्मॉल क्रिस्टल होगा वो अलग टाइप का होगा। मान लो मेरे पास कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम फ्लोराइड का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इस कैल्शियम फ्लोराइड का जो स्मॉल क्रिस्टल होगा उसकी शेप अलग होगी। मान लो मेरे पास सोडियम फ्लोराइड है या मेरे पास सीजियम क्लोराइड है, जो भी सॉलिड है इन सॉलिड का स्मॉल क्रिस्टल अलग अलग शेप का होगा। यानी अलग अलग सॉलिड, अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड, अलग अलग स्मॉल क्रिस्टल। तो अलग अलग स्मॉल क्रिस्टल होने के कारण बोला गया इनकी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। तो इसके लिए अपन एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए एक लाइन लिख सकते हैं इसके लिए। देखिए आप यहाँ पे क्या लाइन लिख सकते हैं वो देखिए, दे कंजिस्ट, समझना बातों को, दे कंजिस्ट large number of small crystals having a definite characteristics geometrical शेप, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ये लाइन लिखा। अब आगे देखो अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पेज को बढ़ा लिया। अब छोटी सी बात और इसके अंदर, अब छोटी सी बात और क्या है उसको देखो एक बार आप आगे देखिए। एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, उस डायग्राम को आप एक बार आप देखें। मतलब मैं एक जो क्वार्ट्ज है, एक क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका मैं एक शेप बना रहा हूं यहाँ पर। उस शेप को आप अच्छे से समझना, फिर मैं आपको दो तीन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं उसके बेस पे। तो देखो डायग्राम कुछ इस तरह से बना रहा हूं मैं, कोशिश से करूंगा कि बिल्कुल वेल डायग्राम बने। देखिए
ये एक तरह से साइक्लोहेक्सेन की शेप बना रहा हूँ, ये मान लो आप उसकी तरह की शेप बना रहा हूँ, इसलिए अगर कोई थोड़ी सी ऊपर नीचे बन पा रही है तो आप थोड़ा सा आप इसको मैनेज करने की कोशिश करना। ये थोड़ा राइटिंग टाइप पे इतना बढ़िया लिख नहीं पा रहा हूँ मैं अभी मुझे एक लंबी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये मैं क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसके छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल बना रहा हूँ जो आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। आप एनसीईआरटी बुक में जाकर के क्वार्ट्ज के स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मैंने बढ़िया से बढ़िया बनाने का प्रयास किया है। ये देखिए आप, अब यहाँ पर मैं मोलिक्यूल्स पार्टिकल्स लगाता हूँ, मैं स्फीयर्स लगाता हूँ। देखिए जैसे मान लो यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल है। बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आने वाली हैं, इसलिए चीज़ों को आप नज़रअंदाज ना करें। स्क्रीन पे अपनी नज़र रखें और चीज़ों को समझें। अगर अपन कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं और उसके एक दो वीडियो लेक्चर दे करके अगर बंद कर देते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। आप कम से कम एक चैप्टर तक टीचर के साथ जुड़े रहें। अगर आप टीचर आपको एक चैप्टर प्रॉपरली समझा सकता है तो उससे आगे की चैप्टर आप भी समझ में आ जाएंगे। शुरू शुरू में टीचर्स की लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है, उससे आपको अडेप्ट होना पड़ता है तो समय लगता है थोड़ा। मैं जैसे फर्स्ट टाइम कंप्यूटर की स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे मुझे भी बहुत असुविधा होती है, लेकिन धीरे धीरे मैं इन चीज़ों में ढलता जा रहा हूँ। ये चीज़ें मुझे ऑफलाइन क्लास की तरह ही बहाने लगी है, अच्छी लगने लगी है। अब आप लोग भी वीडियो लेक्चर को बार बार देखें, समझें, नोट्स कॉपी में नोट्स बनाएं और उनका रिवीजन करें। ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल आसान लगने लग जाएगी। ये देखिए, ये क्वार्ट्ज की स्ट्रक्चर लगभग 70% तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा और करेंगे अपन। देखिए, अब इन दो ग्रीन स्फेयर्स के बीच में एक रेड स्फेयर और लगा देते हैं। अब क्वार्ट्ज की स्ट्रक्चर तैयार होती जा रही है। क्वार्ट्ज का ये वाला फॉर्मेट होता है, देखते जाइए आप एक बार। आप ये जो सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। हालांकि ऐसे इमेजिनेशन वाला अब तक कोई टॉपिक आया नहीं है, सेकंड टॉपिक चल रहा है। थर्ड टॉपिक से आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा, लेकिन आसान है, सब कुछ समझ में आ जाएगा और समझाने के लिए हम बैठे हुए हैं। आपको तो जो काम दिया जाए उस काम को बस एक बार आप कर लें। देखो, आप और मैं दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ समझ रहे हैं, बहुत कुछ जान जान रहे हैं अपन। इन टिपिकल कॉन्सेप्ट को आसान बना रहे हैं अपन। और आप लोगों का साथ रहेगा, लाइक शेयर और नीडी स्टूडेंट तक आप इन चीज़ों को पहुंचाते रहेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता जाएगा और मैं डे बाय डे और भी अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ ये वीडियो लेक्चर्स दूर दराज के उस स्टूडेंट तक पहुँच जाए जो एक अच्छे टीचर का इंतज़ार कर रहा है, एक अच्छे टीचर की बाट देख रहा है कि मुझे कोई केमिस्ट्री पढ़ाए। वहाँ तक आप इस वीडियो लेक्चर को पहुँचा दें एक बार आप, ताकि मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिले कि वहाँ का बच्चा भी मुझे पढ़ रहा है और वीडियो को लाइक कर रहा है और मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी रहा है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर तैयार कर दी है क्वार्ट्ज की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये जो मैंने जो स्मॉल क्रिस्टल बनाए हैं, मैंने साइक्लोहेक्सेन के लिए बोला है, उसकी शेप में बनाए हैं, तो आप इसको पर्टिकुलर साइक्लोहेक्सेन की शेप समझे। कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो भी आप उसी उसी की तरह फील करें उसको। अब देखिए, अब चीज़ों को ध्यान देना, मैं अगला कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाले शेप, ये साइक्लोहेक्सेन की तरह शेप दिख रही है ना, ये वेल ऑर्डर्ड शेप होती है। मतलब ऐसी शेप लंबे समय तक चलती है। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर, वेल ऑर्डर्ड। वेल ऑर्डर्ड शेप होती है ये, और ये रिपीट होती रहती है। जैसे
ये फर्स्ट रिपीट हुई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे जैसे जैसे देखो ये इसके बाद ये बन गई, इसके बाद बन गई, ये बन गई, ये बन गई, तो ये रिपीट होती रहती है, रिपीट रिपीट होती रहती है ये। ठीक है, तो पहली एक लाइन तो आपने क्या समझी कि ये जो स्मॉल क्रिस्टल है ये वेल ऑर्डर शेप में होते हैं और रिपीट होते रहते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे वो देखो आप। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है कि ये जो पार्टिकल हैं, ये जैसे ग्रीन कलर का पार्टिकल समझो आप, रेड कलर का पार्टिकल समझो आप, ग्रीन रेड, ये पार्टिकल रेगुलर शेप में होते हैं। रेगुलर शेप में होता है पार्टिकल, रेगुलर शेप में कैसे, जैसे देखो ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन फिर रेड ग्रीन रेड, यानी अल्टरनेट फॉर्म में एक तरह से रेगुलर शेप में है। बिल्कुल पता है अपन को कि ग्रीन आ गया तो उसके बाद रेड आएगा, अब ग्रीन आ गया फिर रेड आएगा, फिर ग्रीन आएगा फिर रेड आएगा, तो एक रेगुलर शेप में होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है। तीसरा कॉन्सेप्ट और समझे आप, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है, ये लॉन्ग रेंज तक होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझे, लॉन्ग रेंज तक कैसे होता है वो देखिए आप। जैसे ये यही नहीं रुकते, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन फिर भी पेशेंस रखें आप लोग। जैसे ये आगे भी चलेगा, ये यही नहीं रुकता, ये जैसे आगे भी बढ़ जाएगा ये इस तरह से, ये यही नहीं रुकता, ये आगे बढ़ रहा है देखो। ये जो साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर्स है ना, ऐसे ऐसे जो स्मॉल क्रिस्टल है ना, ये स्मॉल क्रिस्टल आगे भी बढ़ते हैं, यही नहीं रुकते हैं। तो कुल मिला की बात ऐसी है कि लॉन्ग ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का पैटर्न है वो लॉन्ग रेंज तक चलता है। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है, वेल फर्निश वेल ऑर्डर्ड शेप होती है इनकी। देखिए सबकी सब वेल ऑर्डर्ड होती है, बिल्कुल सिस्टम के साथ होती है और रिपीट होती रहती है ये शेप। देखो बार बार आपने देखो, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे हो रही, तो और ज़्यादा रिपीट होगी ये आगे भी। रेगुलर शेप होती है और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल लॉन्ग रेंज तक चलता है ये। जैसे ग्रीन रेड यहाँ तक चल रहा है, आगे भी चलेगा ये, मतलब इस साइड में भी चलेगा, इस साइड में भी चलेगा, नीचे भी चलेगा, ऊपर भी चलेगा, सब साइड में चलेगा। देखो इनको मैं हटा देता हूँ फालतू की चीज़ों को, तो जैसे ये लाइन खींची थी इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इस तरह से। अब इस लाइन के, अब इस जो ये दो तीन चीज़ें बताई, जैसे मान लो पहली चीज़ तो ये वाली बताई मैंने आपको, पहली चीज़ तो ये बताई, दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताया, तीसरा कॉन्सेप्ट बताया। तीनों के लिए मैं 3 लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान देना आप नोट्स कॉर्नर पे, नोट्स कॉर्नर पे ध्यान देना। मैं तीनों के लिए 3 लाइन लिख रहा हूँ अभी। पहले मैं इसके लिए लाइन लिख रहा हूँ, देखो इसके लिए क्या लाइन लिखनी है, देखो दे हैव ए कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही है। एक सेकेंड, दे हैव है, दे हैव ए वेल ऑर्डर्ड, वेल ऑर्डर्ड shape with repeating units। यूनिट रिपीट होने के साथ साथ वेल ऑर्डर्ड शेप होती है इनकी। रेगुलर शेप के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है रेगुलर शेप के लिए। इसके लिए एक लाइन लिख रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दे कंजिस्ट ऑफ पार्टिकल, दे कंजिस्ट ऑफ पार्टिकल विथ रेगुलर शेप। मतलब ये पार्टिकल्स को एक रेगुलर शेप में रखते हैं, रेगुलर शेप के साथ शेप के साथ होते हैं। दे कंजिस्ट ऑफ पार्टिकल इन रेगुलर शेप।
अब देखो दोनों कॉन्सेप्ट हो गए। अब इसका मतलब ये हुआ इसमें वेल ऑर्डर शेप है, तो जो नॉन क्रिस्टलन पढ़ेंगे ना उसमें वेल ऑर्डर शेप नहीं होगी, वेल ऑर्डर शेप नहीं होगी उसमें, उसमें ऐसा नहीं होगा। और इसमें जैसे पार्टिकल है ना रेगुलर शेप में है ना, तो उसमें इरेगुलर शेप में होंगे पार्टिकल। ध्यान देना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल रेगुलर शेप में होते हैं, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल रेगुलर शेप में ना होकर के इरेगुलर शेप में होंगे, जो मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। अभी मुझे एक लाइन और लिखना है, इसके लिए एक लाइन और लिखता हूँ मैं। इसके लिए एक लाइन और लिखते हैं कि दे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल दे हैव they have regular arrangement of particle for long range ध्यान देना बात। मतलब जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, रेगुलर लॉन्ग रेंज तक होता है, सो दीज आर ऑल्सो known as long range ordered सॉलिड, यानी इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड भी बोला जाता है। वजह क्या है? पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज तक होता है। ये 3 लाइन अपन ने लिख ली है तीनों कॉन्सेप्ट में। चलिए अब आगे की बात और कर लेते हैं, आगे बात करते हैं। आगे जो टॉपिक आने वाला मैं उसको 3 स्टार लिख रहा हूँ, यानी एक 3 स्टार कॉन्सेप्ट है इसका। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ये 3 स्टार कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ मैं। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे। आगे जो लाइन लिखेंगे वो 3 स्टार कॉन्सेप्ट के लिए लिखेंगे अपन, ठीक है। तो चीज़ क्या है वो देखिए, आप इसको समझेंगे। देखिए क्रिस्टलाइन जो सॉलिड हैं उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ध्यान देना, एक बार नोटिस करना इस चीज़ को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट तो है ही। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज का नेम क्या क्या है वो देखिए। कुछ उनका नेम देखते हैं पहले अपन। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज तो है, जैसे मान लो अपन ने मान ली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एक अपन ने एक मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक ले लेते अपन टेंसाइल स्ट्रेंथ, और एक ले लेते हैं अपन कंडक्टिविटी। हार्डनेस वगैरह भी हो सकती है, हार्डनेस वगैरह इस तरह से। इनकी क्या खास बात है इसमें? अब आप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है चीज़, आप ध्यान दें इस पे। क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जिनके मैंने नाम बताया आपको, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी, हार्डनेस। इनमें क्या होता है, ये इनकी जो वैल्यूज है ना डिफरेंट होती है, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं इनकी। अच्छा, कब होती है डिफरेंट वैल्यू? अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो आप ध्यान देना। आप अगर आप टॉप से बॉटम में जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे, तो इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। अब कैसे मिलेगी इस चीज़ को आप आगे समझेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न देखो, रीज़न क्या है? ड्यू टू डिफरेंट
और इसकी जगह एक वर्ड है रेगुलर। ध्यान देना, रेगुलर, यानी जो नॉन क्रिस्टलाइन पढ़ेंगे तब यहाँ पर इरेगुलर आएगा। इसकी वजह ड्यू टू डिफरेंट या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के डिफरेंट या रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से ऐसा होता है। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, उस पर फोकस करना एक बार आप। वो डायग्राम बड़ी काम की चीज़ है, उससे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए, पहले चीज़ों को वापस से मगअप करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक 3 स्टार टॉप कॉन्सेप्ट समझाने की आपको। क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, जिनमें मैंने आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया, टेंसाइल स्ट्रेंथ बताई, कंडक्टिविटी बताई, हार्डनेस बताई। ये इनकी सबकी वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन कब होगी? जब आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट या रेगुलर होता है, इस वजह से ऐसा होता है। एक बार अपन मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम से सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है और ये टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर मैं आपको एक 4 लाइन बिल्कुल आसान से लिखाऊंगा जो आपके ब्लड के अंदर बिल्कुल दौड़ेगी। जरा समझना एक बार। चलिए एक डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं अपन लोग। ये ग्रीन कलर का गोला है, ये स्फेयर है, पार्टिकल हैं सॉलिड्स के। सॉलिड्स के पार्टिकल हैं। आप छोटा करके बना लेना डायग्राम को, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरी सुधा के लिए बना रहा हूँ, आप अपनी सुधा के लिए बना लेना। ये गोले बिल्कुल गोल हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे वो आपकी गलती है, बाकी मैं तो गोल ही बना रहा हूँ। वैसे मैं एग्ज़ाम की कॉपी में बड़े सुंदर सुंदर रेड कलर की गोले बनाता हूँ, एग्ज़ाम की कॉपी के अंदर जब मैं चेक करता हूँ तब। ये रेड वालों के सामने ग्रीन बनाना एक बार, ताकि इस डायग्राम को अपन बिल्कुल सही बना सकें। वैसे आप बाकी एक साथ बना लेना देख करके। इतना काफ़ी है यार, आगे नहीं बनाएंगे, इससे हो जाएगा अपना काम। ये देखिए, ये गोले बनते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे रेड कलर वाले गोले आपको एग्जाम की कॉपी में कभी नहीं मिले और आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिले, ये गोले नहीं मिले। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान दो और मेहनत करो आप लोग। चलिए आगे बनाते हैं अपन। एक सेकंड, ये इधर आ जाएगा। इस तरह से देखते जाएं आप इनको। ये रेड वाली गोले बना देते हैं, इससे अपना काम हो जाएगा। देखिए, आपसे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट करने के लिए बोला गया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये आ गया। प्रॉपर्टीज हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कंडक्टिविटी है, हार्डनेस है। इनकी डिफरेंट वैल्यूज होती है। कब होती है? जब अपन डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो डिफरेंट वैल्यूज होगी, क्योंकि जो कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट या रेगुलर होता है। देखो कैसे, मैं एक बार इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन
बार अपन इस डायरेक्शन की बात करते हैं। मान लो एक ये डायरेक्शन है, इसको मैंने ए बी नाम दे दिया इस डायरेक्शन को। अब एक सी डी डायरेक्शन भी बनाएंगे अपन। ध्यान देना ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है बनाने में, तीसरी लाइन थोड़ी मेरे से बन नहीं पाती है। एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इस तीसरी लाइन को बनाने में मुझे, लेकिन बना देंगे। गोला हट गया है। वापस से बना रहा हूँ इस गोले को। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से खींच लेते हैं अपन इसको। ये लाइन तैयार आपकी। अब समझना बात को मैं क्या कह रहा हूँ। ए बी डायरेक्शन को देखो, सब बच्चे ए बी डायरेक्शन पे फोकस करेंगे। देखो इस लाइन के इस साइड देखो, ग्रीन रेड, और आगे इसके उधर और नीचे, यानी टॉप की तरफ और बॉटम की तरफ भी ऐसा ही ऑल्टरनेट फॉर्म चलेगी। इस साइड भी देखो ऑल्टरनेट फॉर्म है। और इसको देखो आप, सी डी डायरेक्शन को देखो आप, सी डी डायरेक्शन को देखो एक बार। सी डी डायरेक्शन में देखो क्या है, इस लाइन के एक तरफ तो सारे ग्रीन गोले हैं और इस लाइन के एक तरफ सारे रेड गोले हैं। तो देखो ए बी डायरेक्शन का अरेंजमेंट तो देखें तो इसमें तो अल्टरनेट गोले चलते हैं दोनों तरफ। और सी डी डायरेक्शन का अरेंजमेंट देखें तो एक तरफ सारे रेड है, एक तरफ सारे ग्रीन है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ ना। और रेगुलर है, इधर देख रेड रेड रेड, तो रेड है तो रेड 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 ही चलेंगे। इधर देखो नीचे की तरफ ग्रीन है तो ग्रीन 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 चलेंगे। इधर देखो रेड, ए बी में देखो रेड ग्रीन। इधर देखो आप इस साइड भी देखो ग्रीन रेड, इस तरह से। यानी एक रेगुलर अरेंजमेंट है, चाहे वो ग्रीन 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 का हो, चाहे वो रेड 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 का हो, चाहे वो ग्रीन रेड ऑल्टरनेट वाला हो। एक रेगुलर अरेंजमेंट है लेकिन डिफरेंट है, ए बी में अलग है, सी डी में अलग है। इसी डिफरेंट की वजह से अगर अपन ए बी डायरेक्शन में जाएंगे तो अपनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अलग मिलेगी। सी डी डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग मिलेगी। ऐसे अगर अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ए बी डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग मिलेगी, सी डी डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग मिलेगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ की भी दोनों डायरेक्शन में अलग अलग मिलेगी। इसलिए कहा गया है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। और इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है बड़ा सुंदर सा एन आइसोट्रोपी। इस फिनोमेना को एन आइसोट्रोपी बोला जाता है। अब आगे देखिए आप, इसके लिए अपन नोट्स कॉर्नर में कुछ लाइंस भी लिखेंगे, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यानी इस फिनोमेना को एन आइसोट्रोपी बोला जाता है। और जो सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड उनको एन आइसोट्रोपिक बोला जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एन आइसोट्रोपिक बोला जाता है। फिनोमेना को एन आइसोट्रोपी और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एन आइसोट्रोपिक बोला जाता है। चलिए तो इसके लिए अपन 3 लाइन लिख लेते हैं, 2-3 लाइन लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो 3 स्टार डाल करके लिखेंगे। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनका नाम भी लिख लेते हैं अपन कौन कौन सी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद लिख लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल
स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी, ETC। तो लाइन को वापस पढ़ते हैं। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, they have different physical properties in different directions in different directions due to different, और इसकी जगह मैं ऑब्लिक लगा रहा हूँ एक तरह से, अब डिफरेंट या रेगुलर अरेंज डिफरेंट या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स in different directions, in different direction due to पार्टिकल। बस इतना काफ़ी है यार, ये सही रहेगा, ज़्यादा लंबा पड़ जाता है वो। चलो लिख ही लेते हैं, चलो इसको छोड़ो। डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस। चलिए, दिस phenomena is known as an anisotropy. Anisotropy. This phenomenon is known as anisotropy. So crystalline solids. So crystalline solids are anisotropic in nature. क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होता है? एनाइसोट्रोपिक। फिनोमेना क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रोपी। वजह क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, यानी रेगुलर होता है। इस तरह से एक डायरेक्शन में एक रेगुलर होगा, दूसरे डायरेक्शन में अलग टाइप से रेगुलर होगा, इस तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट जो एनाइसोट्रोपिक वाला था वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन आगे बात करेंगे। एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे अब आगे, इसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। नया कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए आप। नया कॉन्सेप्ट है दीज आर ट्रू सॉलिड। इनको ट्रू सॉलिड बोला जाता है। ट्रू, these are true solid, these are true solid। अगला पॉइंट क्या है वो देखो। अगर मान लो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, अगर इनको मेल्ट किया जाए तो बिल्कुल शार्प टेम्परेचर पर, एक शार्प टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट होना शुरू कर देंगे। शार्प मतलब जैसे मान लो कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड 25 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है तो एग्जैक्ट 25 पे होगा, ना इससे कम पे ना इससे ज़्यादा पे, एग्जैक्ट 25 पे मेल्ट होने लग जाएगा। मान लो कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना शुरू होता है तो वो बिल्कुल 80 डिग्री जैसे टेम्परेचर हो जाएगा वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। प्लस शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। तो अपन इसका लिख सकते हैं कि
they have they have sharp and characteristics characteristics मेल्टिंग पॉइंट। देखिए ध्यान रखना, ये शार्प एंड करेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट हो गया। एक छोटी सी बात और बता दूं, जैसे अपन ने क्रिस्टल सॉलिड को एनाइसोट्रोपिक बोला ना, तो ऐसे जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अपन अमोर्फस सॉलिड, वो आइसोट्रोपिक होंगे। इनमें इसका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे इनको अपन ट्रू सॉलिड बोल रहे हैं ना, तो उनको स्यूडो सॉलिड बोलेंगे अपन। इन जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है ना, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उनका शार्प नहीं होगा, उनका ब्रॉड होगा। वो ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। कौन? नॉन क्रिस्टलाइन। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं अपन। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, हालांकि एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अब जो लिखाएंगे वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ध्यान रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब अलग अलग सॉलिड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन शार्प होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन। देखिए एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, एक बार लिख लेते हैं। थोड़ा सा इधर एक बार छोटा डायग्राम बना लेते हैं, फिर उससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मतलब दिखाता हूँ आपको। मान लो मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका एक टुकड़ा है, इसको मैं काट देता हूँ। एक शार्प एज टूल से मैं इसको काट देता हूँ। जैसे कोई कटर है, चाकू की तरह का साइन बना लेना, कुल मिला के बात ऐसी है। अब इसको कट करते हैं, कट करते हैं, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। ध्यान देना, बहुत सिंपल बात है, ऐसे कोई इशू नहीं बड़ा। दो पार्ट हो गए, तो फिर बात क्या हुई, क्या निकल के आया? ठीक है, ये एक शार्प, एक सेकेंड, शार्प एज्ड टूल है ये, कोई आपको कटर कह सकते हैं, टूल। शार्प एज टूल अपन को कटर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ज़रा समझना कटिंग की। तो ये वाली जो सरफेस है, चाहे ये वाली मान लो चाहे ये वाली मान लो, ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये प्लेन और स्मूथ मिलती है। ये वाली जो सरफेस अपने बनाई है वो स्मूथ, प्लेन और स्मूथ होती है। ये वाली सरफेस प्लेन एंड स्मूथ होती है। तो इस चीज को बोला जाता है, ध्यान देने इस कॉन्सेप्ट पे, जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कटिंग की जाती है उसकी शार्प एज्ड टूल से, तो जो कटी हुई जो सरफेस है, कटी हुई जो सरफेस है वो प्लेन और स्मूथ होती है। प्लेन और स्मूथ होती है। इस चीज़ को बोला जाता है कि इनके अंदर जो क्लीवेज होता है, इस चीज़ को क्लीवेज बोला जाता है। ऐसा करना, काटना पीटना, इसको अपन क्लीवेज कह रहे हैं। और वो क्लीवेज कैसा है? बिल्कुल क्लीन है। ध्यान देना एक बार, अगर कटी हुई सतह अगर प्लेन और स्मूथ मिल जाए तो कहेंगे कि क्लीवेज कैसा है? क्लीन क्लीवेज है। और रेगुलर क्लीवेज है, इसको रेगुलर भी बोल सकते हैं क्लीन की जगह। ये क्लीवेज कैसा है? रेगुलर है। और या तो क्लीन है या रेगुलर है। ऐसा कब बोलेंगे? जब अपन कटी हुई सतह कैसी मिलेगी, कटिंग सतह कैसी मिलेगी, सरफेस कैसी मिलेगी, कटी हुई सरफेस कैसी मिलेगी? प्लेन और स्मूथ। अगर प्लेन और स्मूथ मिलेगी तो अपन बोलेंगे क्लीन क्लीवेज है, यानी रेगुलर क्लीवेज है। अगर मान लो कटी हुई सतह आपको रफ मिले,
ठीक है, रफ मिल जाए और इरेगुलर मिल जाए सतह, अगर सरफेस अपन को रफ मिल जाए और इरेगुलर मिल जाए तो अपन बोलेंगे ये इरेगुलर क्लीवेज नहीं है, ये इरेगुलर क्लीवेज है, जो कि नॉन क्रिस्टलाइन में देखने को मिलेगा। ध्यान देना, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। इस ये जो कट करने की जो प्रोसेस है इसको क्लीवेज बोल रहे हैं अपन। अगर मान लो कटी हुई सरफेस क्लीन और रेगुलर मिल जाए तो बोलेंगे ये क्लीन क्लीवेज है या रेगुलर क्लीवेज है। और अगर आपको रफ मिल जाए या फिर इरेगुलर सरफेस मिल जाए, इरेगुलर सरफेस, तो इस क्लीवेज को नाम दिया जाएगा इरेगुलर क्लीवेज। तो कुल मिला की बात ऐसी है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें क्लीन क्लीवेज मिलता है, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन में अपन को इरेगुलर क्लीवेज मिलता है। इस क्लीन क्लीवेज का दूसरा नाम रेगुलर क्लीवेज भी बोल सकते हैं। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर रेगुलर क्लीवेज होता है, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन में इरेगुलर क्लीवेज होता है, इरेगुलर क्लीवेज होता है। तो दो टाइप के क्लीवेज हो गए, रेगुलर क्लीवेज और इरेगुलर क्लीवेज। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर क्लीवेज, जिसको अपन क्लीन क्लीवेज भी बोल रहे हैं, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में इरेगुलर क्लीवेज देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें कटी हुई सतह रफ मिलती है आपको और इरेगुलर मिलती है। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिख देता हूँ। डायग्राम तो नोट्स कॉर्नर में ये बना रह जाएगा, नोट्स कॉर्नर में बनाया है तो पहले से ही। तो एक लाइन ऐसे लिखूंगा कुछ इस तरह के, दे अंडरगो ए क्लीन, क्लीन वर्ड ही क्लीन नहीं बना, क्या बात है, एक सेकंड, क्लीन वर्ड ही क्लीन नहीं लिखा। हाँ, दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज व्हेन कट, यानी इनको काटा जाता है। तब जब इनको काटा जाता है तो ऐसा होता है। काटने पर कैसी कैसे कैसे सरफेस मिलती है, प्लेन और स्मूथ सरफेस मिलती है। इसको भी आप अच्छे से बनाएंगे, ये शार्प एज टूल भी लिखेंगे, ये इस तरह से दिखाएंगे, कटिंग दिखाएंगे, ये दोनों दिखाएंगे, उसी तरह से प्लेन और स्मूथ सरफेस सब कुछ लिखेंगे आप नोट्स कॉपी के अंदर। ये नोट्स कॉर्नर में जो भी लिखा जा रहा है वो सब कुछ नोट डाउन करना है आपको, सब कुछ उतारना है आपको। चलिए अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। इसको मैं 3 स्टार में लिखना पसंद करूँगा, और ये वाला भी एग्ज़ाम में अक्सर पुटअप हो जाता है। ये वाला इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर। क्या है देखिए, एक वर्ड है कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व, ये कूलिंग कर्व क्या चीज़ होती है वो देखिए। और ये कूलिंग कर्व जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका डिसकॉन्टिन्यूस मिलता है, डिसकॉन्टिन्यूस मिलता है। ऐसा क्यों होता है इस बात को आप समझेंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे पास मोल्टन क्रिस्टलाइन एक कंटेनर है मान लीजिए, और इस पर ये मोल्टन क्रिस्टलाइन सॉलिड पड़ा हुआ है। अब इसको अपन कूल करते हैं, इसको कूल्ड करते हैं, इसको कूल करते हैं अपन। कूल करने पे क्या होगा कि एक प्रोसेस देखो, मैं हाँ कूल्ड करते हैं तो देखो सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ बना लेता हूँ। चलो एक डायग्राम, थोड़ा सा इसको पेज को बढ़ा लेते हैं अपन, समझने में थोड़ा इजी रहेगा। यस 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 यस, ये लो देखो कूल कर रहे हैं। तो एक देखो छोटा सा इस तरह का मैं एक कर्व बना रहा हूँ। यहाँ तो लिख रहा हूँ मैं टेम्परेचर, ये लो, और इधर लिख रहा हूँ मैं टाइम, और ये 0 वाला पॉइंट है। बातों को ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बात। मोल्टन स्टेट में अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसको अपन कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं इसको। तो देखो क्या होता है, मान लो इस टेम्परेचर की इस पॉइंट पे ये मोल्टन स्टेट में है। अब ठंडा करेंगे तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मान लो ये टेम्परेचर कम कर रहे हैं अपन, ये लो थोड़ा तिरछा दिखाएंगे क्योंकि समय भी पास हो रहा है, टाइम भी पास हो रहा है, इस तरह से आ जाएगा। मान लो तिरछा दिखाएंगे। अब मान लो इस पॉइंट पे ये फ्रीज होना शुरू हो गया, जमना शुरू हो गया है। तो जब तक टोटल क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्रीज नहीं हो जाएगा, जम नहीं जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो स्ट्रेट लाइन आएगी,
टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। जब ये कंप्लीट फ्रीज हो जाएगा उसके बाद में फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होगा, फिर से टेम्परेचर, यानी पहले टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर डिक्रीज हुआ। तो ये चीज़ कैसी है, डिसकॉन्टिन्यूस, पहले डिक्रीज फिर कांस्टेंट फिर डिक्रीज। अगर मैं इसको ए बोलूँ, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को डी, इस तरह से, तो बी और सी के ड्यूरिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ए बी और सी डी के ड्यूरिंग टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो इस डिसकॉन्टिन्यूस मिली है, कॉन्टिन्यूस नहीं मिली है, डिसकॉन्टिन्यूस, इसलिए इनका कर्व कैसा आता है, कूलिंग कर्व डिसकॉन्टिन्यूस। यानी क्रिस्टलाइन मोल्टन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो उनका जो कूलिंग कर्व है वो डिसकॉन्टिन्यूस मिलता है। तो इसके लिए अपन एक लाइन लिखेंगे, वो देखो आप, फिर अपन ये कर्व भी बना लेंगे। व्हेन when molten crystalline solid ये L है, MOLTEN, when molten crystalline solid are cooled, then when molten crystalline solids are cooled, then temperature is decreases irregularly. Temperature is decreased irregularly, irregularly. So पहले कम होता है फिर कांस्टेंट होता है फिर कम होता है, तो इरेगुलर हो गया ना, इरेगुलर हो गया प्रोसेस। सो their cooling curve their cooling curve is discontinuous. देखिए इरेगुलरली डिक्रीज होगा तो कूलिंग कर्व डिसकॉन्टिन्यूस मिलेगा। इसके लिए अपन देखो ये कर्व बना देते हैं। यहाँ आपका टाइम लिख लेंगे और इधर अपन टेम्परेचर लिख लेंगे। तो कर्व देखो पहले डिक्रीज फिर कांस्टेंट और फिर डिक्रीज। इस वाले पॉइंट को अगर अपन ए लिखें तो इसको बी, इसको सी, इसको डी, इस तरह से। और यहाँ पर एक छोटा सा हिंट लगा देंगे डिसकॉन्टिन्यूस का। इस तरह से देखो ये कूलिंग कर्व मिलता है अपन को। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन। आगे अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे अपन। अगला कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझेंगे एक बार। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लगभग सारी बातें हो गई हैं। अपन एक छोटी सी जो एक बार छोटा सा रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद में अपन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को अभी कंप्लीट करेंगे। सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, ये दो एग्जाम्पल आपको लिए लिख दिए हैं। क्वार्ट्ज
ETC। क्वार्ट्ज का तो मैंने 2D स्ट्रक्चर आपको बताया भी था। देखो क्वार्ट्ज का एक 2D स्ट्रक्चर आपको बताया था मैंने। चीज़ों को ध्यान से समझते जाना। अपन अमॉर्फस सॉलिड नॉन क्रिस्टलाइन को अभी क्लियर करेंगे। देखिए आप इसको एक बार देखेंगे आप। ये वाली स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो इसको देखना। इसका फिगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिगर 2D स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज। इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये मैंने थोड़ा बाद में बताया है। क्वार्ट्ज। अब देखिए, अब इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन नॉन क्रिस्टलाइन को पढ़ेंगे। नॉन क्रिस्टलाइन भी साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। देखिए दे कंजिस्ट ऑफ स्मॉल क्रिस्टल। देखो इसमें स्मॉल क्रिस्टल है, नॉन क्रिस्टलाइन में भी स्मॉल ही होंगे। इसमें डेफिनेट करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होगी। नॉन क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होगा। मेरी बात फिर से सुनना, नॉन नॉन क्रिस्टलाइन में भी स्मॉल क्रिस्टल होंगे, इसमें भी हैं। इसमें डेफिनेट करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप है, उसमें इनडेफिनेट करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होगी। इसका जस्ट अपोजिट होगा नॉन क्रिस्टलाइन में, अमॉर्फस में। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे अपन। एक सेकेंड, थोड़ा सा एक बार रुक जाइए आप, अभी सब मैनेज हो जाता है। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए आप। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये वाला है। इनकी वेल फर्निश्ड शेप होती है रिपीटिंग यूनिट के साथ। उनकी जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी वेल फर्निश्ड शेप नहीं होगी। इसमें दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल विथ रेगुलर शेप। देखिए इस लाइन को समझना, इसमें रेगुलर शेप है। जब अपन नॉन क्रिस्टलाइन में लिखेंगे ना ये लाइन, तो ऐसे लिखेंगे ये दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल विथ इरेगुलर शेप, यानी इस वर्ड की जगह अपन इरेगुलर लगा देंगे नॉन क्रिस्टलाइन में भी थोड़ी देर में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट देखो, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज। देखिए इसमें लॉन्ग रेंज होता है तो नॉन क्रिस्टलाइन में शॉर्ट रेंज आ जाएगा। ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है ना, शॉर्ट रेंज तक होता है उसके अंदर नॉन क्रिस्टलाइन में, और लॉन्ग रेंज होता है इसमें क्रिस्टलाइन में। इसलिए इनको क्या बोला गया है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड। तो नॉन क्रिस्टलाइन को क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड बोलेंगे। इसकी जगह शॉर्ट आ जाएगा नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर। मैं यही समझा रहा हूँ, बार बार नहीं समझाना पड़ेगा। अब देखिए अगले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट यही है। देखिए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला देखो, ये कॉन्सेप्ट नॉन क्रिस्टलाइन में भी ऐसा ही होगा जैसे क्रिस्टलाइन में है। जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कंडक्टिविटी है, हार्डनेस है, ये सारी नॉन क्रिस्टलाइन में भी होगी। उसमें क्या होगा, ये वैल्यूज क्या होगी, डिफरेंट वैल्यूज नहीं होगी, सेम वैल्यूज होगी। कब, डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर। यानी यहाँ जो डिफरेंट वर्ड है ना, उसकी जगह सेम वैल्यूज आ जाएगा किसमें, नॉन क्रिस्टलाइन में, अगर अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो। इसलिए यहाँ पर एनआइसोट्रोपिक बोल रहे हैं ना, वहाँ पर आइसोट्रोपिक बोलेंगे अपन। ऐसा यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन होने का रीजन क्या था, रेगुलर शेप, तो नॉन क्रिस्टलाइन में क्या आ जाएगा, इरेगुलर शेप आ जाएगा। बस यही अंतर है। यहाँ पर एनआइसोट्रोपी बोल रहे हैं तो वहाँ पर अपन आइसोट्रोपी बोलेंगे। ठीक है। और ये अरेंजमेंट जो कुछ इस तरह का है ना यहाँ पर, वहाँ पर अरेंजमेंट थोड़ा इस तरह पर बनाओ करके थोड़ा अलग इरेगुलर होगा अरेंजमेंट। देखो अभी थोड़ी देर में अपन करेंगे इस चीज़ को, कैसे होगा इरेगुलर अरेंजमेंट।
देखो, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एनाइसोट्रोपी। कब बोल रहे हैं अपन, फिजिकल दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, डिफरेंट होगी। नॉन क्रिस्टलाइन में क्या आएगी, सेम आएगी। कब आएगी, डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर। यहाँ डिफरेंट आ रही है, वहाँ नॉन क्रिस्टलाइन में सेम आएगी डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर। रीजन क्या है इनका, रीजन ड्यू टू डिफरेंट लिखा या फिर रेगुलर लिखा, तो नॉन क्रिस्टलाइन इस वर्ड की जगह क्या आ जाएगा, इरेगुलर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एनाइसोट्रोपी, तो वहाँ क्या बोल देंगे, आइसोट्रोपी बोल देंगे नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रोपिक नेचर, तो नॉन क्रिस्टलाइन को बोल देंगे आइसोट्रोपिक। इन ट्रू सॉलिड बोल रहे हैं तो उनको अपन सूडो सॉलिड बोलेंगे अपन, या सुपर कूल लिक्विड बोलेंगे इनको। हाँ, देखो इनको काटने पर इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, शार्प है। उनका शार्प नहीं होगा, उनका ओवर रेंज होगा, मतलब एक रेंज में पिघलते हैं वो। जैसे मान आगे बताएंगे फिर इसके बारे में। और इनको कट किया जाए तो क्लीवेज कैसा होता है, क्लीन। उनका क्लीवेज कैसा था, इरेगुलर होगा। नॉन क्रिस्टन का क्लीवेज इरेगुलर रेगुलर होगा। इनका रेगुलर है, क्लीन है, उनका इरेगुलर होगा। देखिए, इनको मोल्टन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ठंडा करने पर, कूल्ड करने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, वो भी इरेगुलर। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन पढ़ेंगे ना तो टेम्परेचर डिक्रीज कैसा होगा, रेगुलर होगा, प्लस सीधा का सीधा कर्व ऐसा आ जाएगा, ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। इसलिए उनका, इनका डिसकंटिन्यूस है, उनका कॉन्टिन्यूस आएगा। इनके एग्जाम्पल एनिसिल क्वाड्स हैं, उनके अब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अगली हेडिंग अपन डालने वाले हैं नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट हेडिंग, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी तुरंत हो जाएगी। देखिए, चलिए अगली हेडिंग की बात कर लेते हैं अपन। ये पेज के 2 पार्ट हो गए, और एक सेकेंड, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं अपन, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड। देखिए, नॉन क्रिस्टलाइन तो क्रिस्टलाइन का अपोजिट हो गया, लेकिन अमॉर्फस कहाँ से आया है इसको अपन समझेंगे एक बार। अमॉर्फस कहाँ से आया है, तो देखिए एक ग्रीक वर्ड है, फर्स्ट लाइन लिख ही लेते हैं अपन इधर। ये एक ग्रीक वर्ड है अमॉर्फस, ग्रीक वर्ड अमॉर्फस का मीनिंग होता है नो फॉर्म, जिसकी कोई फॉर्म नहीं हो वो होता है, उसको मतलब अमॉर्फस बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक वर्ड है। अब देखिए, इससे पहले क्या लिखा था, क्रिस्टलाइन में लिखा था कि दे हैव वेल ऑर्डर्ड सेप, इसमें ऐसा नहीं है। तो देखो, दे डोंट हैव वेल ऑर्डर्ड सेप with repeating unit। विथ रिपीटिंग यूनिट्स, विथ रिपीटिंग यूनिट्स, यानी इसमें वे वो जो ये वेल ऑर्डर्ड जो शेप होती है,
वो रिपीटिंग यूनिट्स के साथ नहीं होती है, चेंज हो जाती है। अब चेंज कैसे हो जाती है, इसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, और वो डायग्राम बना रहा हूँ मैं क्वार्ट्ज ग्लास का। मैं क्वार्ट्ज ग्लास का डायग्राम बना रहा हूँ, आप देखना उसको। अभी थोड़ी देर पहले क्वार्ट्ज का बनाया था, अब क्वार्ट्ज ग्लास का डायग्राम बना रहा हूँ मैं। उस डायग्राम से आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैंने एक शेप इस तरह से बना दी, इस तरह की शेप बना ली, और इसमें मैंने ये देखो यहाँ पर मोलिक्यूल्स लगा दिए, देखते जाइए आप। फिर से देखिए आप आगे, अभी पूरी शेप बना देता हूँ थोड़ी देर में मैं मेरे हिसाब से, फिर आप इसको देखते रहना। एक बार ये डायग्राम, यहाँ मोलिक्यूल आ गया, यहाँ मोलिक्यूल आ गया, यहाँ मोलिक्यूल आ गया, यहाँ मोलिक्यूल आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर से देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको इतनी बात कहूँगा कि चाहे वीडियो को आप रोक रोक के दो तीन बार में देख लेना, लेकिन मैं टॉपिक को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है, मेरा पर्पज़ ये है कि टॉपिक कैसे भी पूरा हो जाए। ये आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा इधर उधर से। आगे बढ़ते रहेंगे टॉपिक। इस तरह से इरेगुलर शेप होती है जिसका कोई मतलब नहीं है, उल्टा इधर उधर कैसे भी बना दीजिए आप इसको। आप एक बार एनसीईआरटी के अंदर भी जा करके देख सकते हैं इसकी शेप को। इस तरह से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, स्फीयर्स हैं, जिनको अपन एटम, मोलिक्यूल और आइंस के बोलते हैं, वो इस तरह से होता है। अब इनके यहाँ पर दो ग्रीन के बीच में ये रेड वाले आते ही हैं। अब उसमें देखा था आपने जो स्मॉल क्रिस्टल थे वो रेगुलर शेप में थे, यहाँ पर देखो उल्टे सीधे ऐसे इरेगुलर शेप के अंदर है। बस जब इरेगुलर शेप में होता है तो उनको नॉन क्रिस्टलाइन बोलते हैं, और रेगुलर शेप में होता है तो उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। बस फ़र्क यही है और कुछ भी नहीं है। इस तरह से अब बाकी आगे भी पूरा कर सकते हैं। तो अगर बात करूं आपसे, थोड़ा सा और देखें, जैसे इससे पहले जो मैंने 2D स्ट्रक्चर बनाई थी इसी टाइप की सी, वो 2D स्ट्रक्चर क्वार्ट्ज की थी, ये क्वार्ट्ज ग्लास की है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं फिगर के अंदर, फिगर 2D स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास, ये क्वार्ट्ज ग्लास की 2D स्ट्रक्चर है। चलिए अपन आगे बात करते हैं, अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे। अब इससे देखो आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी, वो देखिए एक बार आप। इससे आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखो पहली चीज़ है, देख कंजिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विथ इरेगुलर शेप। इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ये देखो, ये जो ग्रीन रेड वाले पार्टिकल है वो इरेगुलर शेप में है। तो इसके लिए देखो एक लाइन आगे लिख रहा हूँ मैं,
दे कंजिस्ट ऑफ पार्टिकल विथ इरेगुलर इरेगुलर शेप। और आपने क्रिस्टल में क्या पढ़ा था इसकी जगह? रेगुलर शेप पढ़ा था आपने, ठीक है। और इसमें जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो शॉर्ट रेंज तक होता है। जैसे जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट है, फिर यहाँ पर अगर इसमें देखो इस क्रिस्टल में जाकर जाकर के बदल गया है, इधर और बदल गया है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा अरेंजमेंट है। एक एक टाइप का अरेंजमेंट ज़्यादा ज़्यादा लंबी डिस्टेंस तक नहीं चल पाता है, इसलिए अपन इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं। एक जैसा अरेंजमेंट ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता है, तो इसके लिए अपन एक लाइन लिख सकते हैं। मतलब टोटल बात ऐसी है कि क्रिस्टल का जस्ट अपोजिट है ये सब बातें। they have they have regular arrangement of particle for short range। शॉर्ट रेंज तक होता है ये, मतलब एक जैसा रेगुलर अरेंजमेंट लंबी डिस्टेंस तक नहीं हो पाता। बस एक बार रेगुलर अरेंजमेंट हुआ थोड़ी दूर के लिए, फिर चेंज हो जाता है, फिर रेगुलर एक नया अरेंजमेंट आया, फिर चेंज हो जाता है। मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट की बात करें ना, एक जैसे अरेंजमेंट की, तो ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं होता, छोटी दूरी के लिए होता, छोटी डिस्टेंस के लिए होता है तो शॉर्ट रेंज। सो दीज आर ऑल्सो known as these are also known as short range। ये थोड़ा सही नहीं बना, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। also known as short range और short range ordered सॉलिड, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। जबकि अपन क्रिस्टलाइन को क्या बोलते थे? लॉन्ग रेंज, इनको बोलते हैं शॉर्ट रेंज। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अपन। मैं समझ चाहता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, बात ही कुछ और हो रहेगी। चलिए नोट्स कॉर्नर में एक लाइन फिर से लिखेंगे अपन। देखिए नोट्स कॉर्नर में एक लाइन लिखें, उससे पहले मैं आपको इधर एक्सप्लेनेशन कॉर्नर में आइए और चीज़ों को समझिए। देखिए जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, वैसे ही नॉन क्रिस्टलाइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो ही सेम प्रॉपर्टीज़ है। वो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की सेम वैल्यू होती है उनकी, वहाँ पर डिफरेंट वैल्यू थी, सेम वैल्यू कब होती है? डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर। बात को समझिए, जैसी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थी, कंडक्टेंस थी, हार्डनेस थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी वहाँ थी वो भी हैं, उन्हीं की बात यहाँ करेंगे। उन वहाँ पर वैल्यू डिफरेंट थी, यहाँ पर वैल्यू सेम थी। कब थी? डिफरेंट डायरेक्शन में। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू कैसी आएगी? सेम आएगी। ठीक है, इसकी वजह क्या है? इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। इरेगुलर, देखिए इरेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल का नॉन क्रिस्टलाइन में, इसलिए वैल्यू कैसी आ रही है? सेम आ रही है। और क्रिस्टलाइन में कैसा था? रेगुलर अरेंजमेंट था, इसलिए वैल्यू कैसे आ रही थी? डिफरेंट आ रही थी। अब कैसे, उसको थोड़ा सा और देखो। जरा देखना, यानी मैं कह रहा हूँ कि इस फिनोमिना को
आइसोट्रोपी बोला जाता है, आइसोट्रोपी। और जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनको आइसोट्रोपिक बोला जाता है। जरा समझना। लाइन क्या लिखेंगे? इसके लिए एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं कह रहा हूँ जो नॉन क्रिस्टलाइन में ब्रैकेट में लिखा था ना, वो यहाँ लिख देना आप ब्रैकेट के अंदर अपने नोट्स कॉपी में। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज in different directions, in आइए in different directions due to irregular arrangement of particles, along all the डायरेक्शंस, मतलब सभी डायरेक्शन पे ऐसा होता है। ठीक है, डायरेक्शंस। दिस phenomena is known as isotropy. So non-crystalline solids are isotropic, non-crystalline solids are isotropic in nature। इस तरह से देखो, ये आइसोट्रोपिक की डेफिनेशन हो गई है, जो कि अपन एक तरह से 3 स्टार में पढ़ते हैं इसको। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने लिए। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं अपन। आगे एक नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि एमोर्फस सॉलिड का है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। जितने भी अब तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सब उल्टे कॉन्सेप्ट हैं। किससे? क्रिस्टलाइन से। अब इसका मैं डायग्राम बता रहा हूँ, देखो ध्यान देना एक बार। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे अपन? जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये कांस्टेंट पार्टिकल है, और इसमें ये वाले हैं। बिल्कुल गोल बनाना आपको। अब देखिए, आपने 2 AB और CD डायरेक्शन लगा करके किसमें देखा था? क्रिस्टलाइन में देखा था। यहाँ पर AB और CD डायरेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इधर उधर गोल चारों तरफ कांस्टेंट पार्टिकल पड़े हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन किधर से निकल के आ गया है, कौन किधर आ गया है, पता नहीं चल रहा। मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट है। इस इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है कि जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक नेचर
दिखाते हैं, शो करते हैं, इसकी वजह से। तो आप इस फिगर में लगा सकते हैं आइसोट्रोपिक बिहेवियर। आइसोट्रोपिक बिहेवियर, और वहाँ पर आप जो अपन पढ़ रहे थे उसमें अपन लगा देते हैं एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर। उसके अंदर भी लिख देता हूँ, मैं सुधार कर देता हूँ थोड़ा। इसके अंदर यहाँ मैं फिगर में लगा रहा हूँ, हालांकि मैं बाद में लिख रहा हूँ, लेकिन आप सुधार कर लेना। यहाँ लिख रहा हूँ मैं एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर। ये लो, एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर हो गया एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, वो नॉन के लिए था। ये देखिए, इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट सीखे थे हम क्रिस्टलाइन भी। अब एक इम्पोर्टेंट बात और, ये तो हो ही गया, आगे की बात और करते हैं। देखिए रफ कॉर्नर में देखो क्या लिखेंगे। जैसे मैं ये कह रहा हूँ आपको, जैसे अपने पास कोई नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, अब इसको अपन टेम्परेचर देंगे या हीट देंगे तो ये रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। ये रेंज और टेम्परेचर पर मेल्ट होने का मतलब, जैसे मान लो ये हो सकता है, जैसे मान लो कोई सॉलिड है नॉन क्रिस्टलाइन, वो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे मेल्ट हो सकता है। एक रेंज हो गया, इस रेंज में वो मेल्ट होगा, प्लस शार्प नहीं है, मेल्ट होगा एक रेंज के अंदर, एक ब्रॉड बन गया। ये ब्रॉड बन गया, मतलब इसके बीच से इसके बीच में एक ब्रॉड बन गया, एक वो बन गया। जैसे मान लो कोई कोई दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन है, हो सकता है वो 80 से 85 के बीच में सेंटीग्रेड के बीच में मेल्ट होता हो, टेम्परेचर के बीच में मेल्ट होता हो। तो इसका मतलब इन पे क्या होता है, एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर की एक रेंज है। इसलिए ऐसे टेम्परेचर को अपन बोला जाता है कि ये ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, जिसको अपन कहते हैं ब्रॉड टेम्परेचर, BROAD, ब्रॉड टेम्परेचर। तो कहने का मतलब है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था उनका शार्प टेम्परेचर था और नॉन क्रिस्टलाइन का ब्रॉड टेम्परेचर है। तो इसके लिए भी एक लाइन लिख लेते हैं अपन। इसके लिए एक लाइन क्या लिखेंगे उसको एक बार आप समझेंगे। लाइन क्या है, अपन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि दे आर ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, दे आर ग्रेजुअली सॉफ्टन, सॉफ्टन का मतलब मेल्ट होना, दे आर ग्रेजुअली मेल्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं, दे आर ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, over a range of temperature over a range of temperature. So they have range of so they have
So they have रेंज ऑफ टेम्परेचर, या इसकी जगह लिखा जा सकता है ब्रॉड टेम्परेचर। ब्रॉड टेम्परेचर, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेंज ऑफ टेम्परेचर ये इंपॉर्टेंट टर्म, इसके लिए ब्रॉड टेम्परेचर टर्म यूज कर रहे हैं, उसके लिए शार्प टेम्परेचर टर्म यूज करते थे क्रिस्टलाइन के लिए, इनके लिए ब्रॉड टेम्परेचर टर्म यूज कर रहे हैं इस तरह से। तो ये हो गया है। एक चीज़ और बता दूं, इनमें एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होने की वजह से, रेंज ऑफ टेम्परेचर होने की वजह से इनसे इनको मोल्ड किया जा सकता है और ब्लोन किया जा सकता है डिफरेंट शेप्स के अंदर। तो एक एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, ड्यू टू दिस these can be molded, MOULDED, molded, this can be molded and blown into डिफरेंट शेप्स, मतलब इनको मोल्ड किया जा सकता है और ब्लोन किया जा सकता है अलग अलग। जैसे कई बार अपन चाहते हैं वैसे कंटेनर बना लेते हैं, जैसे प्लास्टिक है, जग बना लिया, बाल्टी बना ली, बकेट बना ली, इस तरह से। तो इनको ब्लोन और मोल्ड किया जा सकता है एक रेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से, एक ब्रॉड टेम्परेचर की वजह से। तो ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अपन मोल्ड कर सकते हैं, ब्लोन कर सकते हैं, तो इसकी क्या वजह है, तो आप बताएंगे ब्रॉड टेम्परेचर या रेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह है, इसका रीजन है। चलिए ये हो गया है। अब वो कटिंग वाला कॉन्सेप्ट फिर इसमें भी आ गया है। कटिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जब इनको एक शार्प एज्ड टूल से कट करेंगे तो देखो क्या है। अगला कॉन्सेप्ट देखो आप इसमें, देखिए इसके लिए मैं नीचे यहाँ एक वो बना रहा हूँ। मान लो ये एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का टुकड़ा है और इसको एक शार्प एज्ड टूल से कट कर रहे हैं आप लोग। टूल से शार्प एज्ड टूल कट कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा। कट करेंगे तो कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे तो देखो क्या होगा, दो पार्ट्स हो जाएंगे इसके। ये थोड़ा गलती हो गया है, क्षमा चाहता हूँ मैं। ये इस तरह से कटिंग होगी इसकी। कटिंग होगी मतलब जो ये जो सरफेस होगी ना वो रफ होगी एंड इस इरेगुलर। इरेगुलर सरफेस बनेगी। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर सरफेस बिल्कुल प्लेन होती है, स्मूथ होती है, तो बोला जाता है कि क्लीन क्लीवेज है। ऐसी कटिंग को ही अपन क्लीवेज बोलते हैं। और अगर रफ होती है, रफ और इरेगुलर होती है, तो बोला जाता है कि इसमें इरेगुलर क्लीवेज है। तो कहने का मतलब जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो इरेगुलर क्लीवेज रखते हैं। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिख लेता हूँ यहाँ ऊपर कि उसके लिए दे अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज व्हेन कट। दे अंडरगो
irregular cleavage when cut, अगर इनको कट किया जाता है तो कैसा क्लीवेज रखते हैं, इरेगुलर क्लीवेज रखते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन में क्या था, रेगुलर क्लीवेज था, इस तरह से। तो ये इरेगुलर क्लीवेज हो गया। ठीक है, अब एक एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं अपन आगे। एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। देखो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ख़त्म होते जा रहे हैं और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कंप्लीट होने वाला है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा ध्यान देना। अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो ट्रू सॉलिड होते हैं, जिनको अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, उन वो एक तो वह है, एक ऐसे सॉलिड में है जिनको अपन स्यूडो कहते हैं। अब क्यों कहते हैं स्यूडो सॉलिड, वो देखिए, उनमें फ्लो होने की टेंडेंसी मिलती है, फ्लो होने की टेंडेंसी, यानी कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, स्लोली फ्लो होते हैं, धीरे धीरे फ्लो होते हैं, स्लोली फ्लो टेंडेंसी होती है, तो उनको स्यूडो सॉलिड बोला जाता है। या फिर इसको एक नया नाम दिया गया है, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड, COLLED, COOLED, सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। स्यूडो सॉलिड बोल दो या सुपर कूल्ड लिक्विड बोल दो, वजह क्या है, फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। जबकि रियलिटी क्या है, जो रियल में सॉलिड होगा ना, वो कभी भी फ्लो नहीं करेगा। जबकि जो लगता तो ऐसा है सॉलिड की तरह है, लेकिन उसमें स्लाइटली अमाउंट में फ्लो होने की टेंडेंसी भी है, तो उसको अपन रियल सॉलिड ना करके स्यूडो सॉलिड बोलेंगे। उसको अपन 100% सॉलिड नहीं है, फिर वो स्यूडो सॉलिड है। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, दीज सॉलिड मतलब नॉन क्रिस्टलाइन वाले, एमॉर्फस, दीज सॉलिड हैव ए tendency, these solid have a tendency to to flow very slowly, tendency to flow very slowly, so these are called, these are also called भाई, ऐसा तो पहले भी बोला जाता है, ऑल्सो मतलब ये भी बोला जाएगा, ऐसा कुछ करेंगे मतलब, these are also called pseudo solid, pseudo solid are super cooled लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपन ट्रू सॉलिड बोलते हैं, इनको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, इस तरह से। एक छोटी सी बात इधर देखिए आप, जैसे जो एंसेंट सिविलाइजेशन के अंदर जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, या फिर जो ऐसे बिल्डिंग जिनको बने हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, उनके दरवाज़ों पे जो शीशे लगे होते हैं वो, या फिर जो खिड़कियों पे शीशे लगे होते हैं वो शीशे क्या होते हैं, अपने यहाँ टॉप के रेस्पेक्ट में, यहाँ बॉटम पर तो मतलब ये टॉप वाला जो पार्ट है ना, वो स्लाइटली थिकर होता है, स्लाइटली थिकर होता है, THICKER, स्लाइटली थिकर होता है टॉप वाला पार्ट। यानी जो बिल्डिंग्स बने हुए बहुत टाइम हो गया, या एंसेंट सिविलाइजेशंस की बिल्डिंग्स हैं, उनमें क्या होता है, जो टॉप वाला पार्ट है ना, वो स्लाइटली थिकर होगा बॉटम पार्ट से, क्योंकि ये फ्लो करके, स्लोली फ्लो करके, मतलब 10 15 20, कहने का मतलब जैसे 40 प्लस साल हो गए हैं, 40 to 50 या 60 ईयर्स हो गए हैं, तो इस स्लाइटली ऑन में फ्लो करके नीचे आ गया है, इसलिए नीचे वाला भाग स्लाइटली
थोड़ा सा हैवी हो गया है, और ऊपर वाला पार्ट जो टॉप वाला पार्ट है वो स्लाइटली थिकर हो गया है। इसकी वजह इसी ये वजह है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो ग्लास लगा होता है, जो शीशे लगे होते हैं, वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये वजह ये है। कुल मिला के आपको याद ये रखना है कि अगर मान लो क्वार्ट्ज ग्लास खिड़कियों और दरवाज़ों के शीशों पर लगे हुए हैं और बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, तो नीचे वाला पार्ट हल्का सा मोटा हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट हल्का सा थिक, मतलब स्लाइटली थिकर हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्लोली फ्लो होने की टेंडेंसी मिलती है, क्योंकि ये जो शीशा लगा हुआ है वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखना है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और सीख लें आप, फिर अपन इससे आगे एक बार देखिए। लास्ट कॉन्सेप्ट और सीखें एक बार आप। कूलिंग कर, वही बात जो पहले बात की थी, कूलिंग कर वाली। देखिए देखिए आपके पास ये मोल्टन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। जब इसको कूल किया जाएगा तो टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता जिस पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे ग्रेजुअली। इसलिए जो इनका जो कूलिंग कर्व आता है वो कॉन्टीन्यूस आता है, टेम्परेचर कंटिन्यू डिक्रीज होता जाएगा। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपन 3 स्टार में लिखेंगे इसको कि व्हेन मोल्टन एमोर्फस सॉलिड, व्हेन मोल्टन, थोड़ा गलत हो गया है मामला, एक सेकंड, व्हेन मोल्टन amorphous solids are cooled, एक सेकेंड, when molten amorphous solids are cooled, then temperature is decreased रेगुलरली। उसमें इरेगुलर था, इसमें रेगुलरली एंड there is no point where temperature is constant, there is no point where temperature is constant, so मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट आता है जिस पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, लगातार डिक्रीज होता रहेगा टेम्परेचर, सो देयर कूलिंग कर्व इज, so their cooling curve is continuous, कॉन्टिन्यूस होगा। देखो इसके लिए अगर अपन डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ इस तरह का बना सकते हैं। देखो इसके लिए मतलब देखिए ये तो है टेम्परेचर वाला पॉइंट, और ये वाला टाइम है, और ये ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, बी कंटिन्यू, इस तरह का कर्व आएगा, और इसको अपन कॉन्टिन्यूस कह सकते हैं इस तरह से। चलिए इसके लिए अपन कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके।
कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं एक बार। इनका मैं एक आपको एप्लीकेशन भी बता देता हूँ, इन सॉलिड्स का एक एप्लीकेशन बता देता हूँ। हाँ, ये जो सॉलिड है ये क्या करते हैं, एक है जैसे अमॉर्फस सिलिकॉन है, सिलिकॉन, अमॉर्फस सिलिकॉन है। ये क्या करता है, जो फोटोवोल्टेइक, ये क्या करता है कि जो सनलाइट होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। मतलब अमॉर्फस सिलिकॉन सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। ये इसका एक मतलब एप्लीकेशन है जिसको लिख लेते हैं। से these solids have many applications in our day to डे लाइफ। अपनी लाइफ डे टू डे लाइफ के अंदर ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देते हैं, जिनमें से जैसे इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, क्या है कि अमॉर्फस सिलिकॉन एज फोटोवोल्टेइक as photovoltaic for converting sunlight to sunlight है ये, sunlight to इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस तरह से। और अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ETC, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आज इस वीडियो में वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को चाहे 2 पार्ट में देख लेना, रोक करके, पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये टॉपिक पूरा करवाना था, मैंने टॉपिक पूरा करा दिया है। और अब इसके दोनों की जो मतलब कंपैरिजन के लिए एक टेबल बनाएंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर ये टॉपिक तो कंप्लीट हो ही चुका है। अब इतनी दिक्कत नहीं है कि जो आपको आता है इसमें से मैं एक टेबल बनाऊंगा, एक तरफ मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखूंगा, एक तरफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखूंगा, और एक टेबल में इनमें डिफरेंस निकाल लेंगे। बस इतना ही बाकी रहा, बाकी टॉपिक पूरा हो गया। यानी आपकी यूनिट 1 के 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इस लेक्चर के लिए मैं एक टारगेट लिख रहा हूँ, मुझे इस लेक्चर में 25 व्यूज चाहिए, 25 व्यूज और 50 व्यूज और 25 लाइक्स चाहिए मुझे। मैं टारगेट लिख रहा हूँ, आप लोगों पे डिपेंड करता है। मुझे जितने ज़्यादा व्यूज़ दिलाओगे, जितने ज़्यादा लाइक दिलाओगे, मैं उतनी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, उतनी क्वालिटी के होल्डर की वीडियो बनाऊंगा। मैं अभी एडिटिंग भी सीख रहा हूँ ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। तो आज की इस वीडियो के लिए इस सेशन में अपन इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।